एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, इसमें से टोटल 10 मार्क्स का आपका आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए इसमें लिखा हुआ तो बुक में काफ़ी सारा है, मैं सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपको जो ध्यान रखने हैं जहाँ से पढ़ना है। ये बुक का पीडीएफ आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, कहेंगे तो मैं लिंक कमेंट्स में दे दूंगा। यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसके की कंपोनेंट्स क्या हैं। आपका इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ये बेसिकली 4 की स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन में। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसको आपने पॉइंट कर लेना है, अपने नोट्स बनाते चलना है साथ में। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपनी किसी से कोई बात कहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं और उसको वो समझ में आ जाती है, तो उस वो ही आपका पूरा कह सकते हैं कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? यहाँ पर एक सेंडर होता है, जो अपने मैसेज को किसी भाषा में एनकोड करके किसी चैनल के थ्रू पहुँचाता है और रिसीवर उसे अपने अगर वो लैंग्वेज समझता है तो माइंड से या किसी डिकोडर की हेल्प से डिकोड करके रिसीव करता है और फिर फीडबैक देता है और ये साइकिल ऐसे ही चलती जाती है। तो ये साइकिल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो पार्ट है आपका सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। जब आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना, इसी चीज को हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है कि एक्टिव लिसनिंग का एक नो पॉइंट बना लेना है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। इफेक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट द मैसेज करेक्टली। जो हम मतलब अपनी बात सही से कह पाए वही आपका इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन होता है। और अगर हमारे पास ये वाले पॉइंट लाइन जो मैंने पॉइंट आउट किए इसको नोट कर लीजिएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स कैन रिजल्ट इन कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, वेस्टेड एफर्ट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होता है तो हमें कंफ्यूजन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, हम परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो मेन मेन मैंने इसलिए इनको पहले ही हाईलाइट कर दिया है पॉइंट जो है आपके। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका है एक्टिव लिसनिंग के अंदर कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एक्टिव लिसनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला है आपका आई कॉन्टैक्ट, मतलब हमेशा जब भी आप बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट करके बात करें। इसके अलावा आपका जो गेस्चर है, बोलने का जो तरीका है, आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। कोशिश करिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। गिविंग फीडबैक, फीडबैक आप देते रहें बीच में फेस से अपने या हल्का सा फेस जैसे हम नोट करके हिलाते हैं कि हाँ हमें आपकी बात समझ में आ रही है, नहीं हमें आप जिससे जो है सहमत नहीं है, या इस तरीके से आप कुछ भी कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन करते जाने हैं, अपने नोट्स बनाते जाइए साथ के साथ, आप ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की क्या क्या स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं एक्टिव लिसनिंग की। इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, अंडरस्टैंड करना, रिमेंबर करना, इवेलुएट करना एंड रेस्पोंड करना, जवाब देना। तो ये आपने ऐसे ही इतना ही याद रखना है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आगे उसकी डिटेल पढ़ लीजिए। दैट्स इट, आपका इतना इनफ हो जाएगा, इतने से नोट्स आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। कैसे इंश्योर करेंगे? तो उसके लिए एक एक्रोनिम है रेस्पेक्ट। इसमें हर एक लेटर का एक अपना मीनिंग है। क्या है वो मीनिंग? आर से है जैसे रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ई से है आपका आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, एस से है आपका शो करेंगे कि आप सुन रहे हैं गेस्चर के थ्रू, एंड पी से है पे अटेंशन, अटेंशन देकर आप बात को सुनेंगे, एंड ई फॉर है एम्पेथाइज, मतलब एम्पैथी के साथ सुनेंगे आप जो भी बात उसको सुन रहे हैं। देन क्लैरिफाई डाउट, डाउट्स अपने जो भी हैं वो क्लैरिफाई करते चलेंगे। एंड टी से ट्यून योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को जैसे वो बात कर रहे हैं उस तरीके से अपने आप को ट्यून करेंगे। तो ये आपका जो रेस्पेक्ट वाला है ये पॉइंट कहीं पर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। एक्रोनिम में पूछ लेता है एक स्मार्ट गोल और एक ये आपका रेस्पेक्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार। नेक्स्ट है आपका ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को आप जो बैरियर्स उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनको उनसे कैसे निपटेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप अपने आप को प्रीऑक्यूपाइड कीजिए, यानी कि आप अपने आपको इतना बिजी रखिए कि कोई आपको जो है
परेशान ना कर सके या आपके कम्युनिकेशन में आपके जो है बाधा ना बन सके। ये आपके फैक्टर्स दिए हुए हैं एंड ये आपके ओवरकम कैसे करेंगे वो पॉइंट दिए हुए हैं। तो इनको भी आप ज़रूर पढ़ेंगे एक बार पढ़ लीजिए इनफ है कि अगर आप प्रीऑक्यूपाइड हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे डू नॉट लेट इमोशन टेक ओवर योर माइंड। आप मतलब किसी और को अलाउ नहीं करेंगे कि आपके इमोशंस पे वो हावी हो जाएँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नॉइज़ी और विज़ुअल डिस्ट्रैक्शन है, तो उसके लिए आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपके पास डिस्ट्रैक्शन ना हो। अ, उस तरह का एनवायरनमेंट आप अपने लिए अरेंज करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस कई बार होते हैं, ये माइंडसेट होता है, तो उसके लिए आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, बायसनेस नहीं रखेंगे एंड न्यूट्रल होके जो है बात को सुनेंगे। पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं कई बार, तो इसके लिए कह रहा है कि आप दूसरे पर्सन को पहले फिनिश करने का मौका देंगे, देन रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह के आपने ध्यान रखना है, छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। एक बार पढ़ लेंगे आपका इनफ हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लोग होते हैं, जो अपना मतलब सारा काम खुद से करते हैं और बहुत ध्यान से करते हैं, मतलब गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते, वो आपका कॉन्शियसनेस पीपल होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन्स होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट ये कह लीजिए आपका जो बहुत ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली होते हैं एंड लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं, दोस्त बनाना पसंद होता है, वो एक्स्ट्रावर्जन्स पर्सन्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से आपके पास एग्रीबलनेस होता है। ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं काइंड और सिंपैथेटिक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले होते हैं, वो आपके एग्रीबलनेस पीपल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ न्यूरोटिसिज्म। वो इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, अपने सेल्फ डाउट में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, शर्माते हैं, नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा करते हैं, वो आपके न्यूरोटिज्म से पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। तो ये हो गया आपका 5 जो है फैक्टर मॉडल्स हो गए। इसके बाद कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं? ये डिसऑर्डर पे क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से करिएगा। इसमें आपके पास एक क्लस्टर ए है सस्पिशियस। सस्पिशियस लोगों में भी आपके कई तरह के लोग होते हैं, जैसे में डिसऑर्डर में है, एक है पर्सनैलिटी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, डिस्ट्रस्ट रहता है दूसरे लोगों के लिए। इसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कोई भी हो सकता है, यानी किसी पे भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, सबको शक की निगाह से देखते रहते हैं। तो वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है। ऐसे ही सिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसमें सिज़ोइड वर्ड जो है ये काफ़ी मतलब इसी से ही जो है एक तरह की टेंडेंसी होती है दैट इज़ जो आपकी इनर लाइफ है अवे फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी बहुत अकेला-अकेला फ़ील करते हैं आप, बाकी दुनिया से कट के रहते हैं। सिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आप जो है मतलब लोगों से मिलना-जुलना या पसंद नहीं करते और अपनी ही फैंटेसी में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिज़ोइड टाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें जो है आपके जो लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं दैट दे कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल, वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी इवेंट को अपनी थॉट से। और वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के मतलब बिहेवियर को मिस इंटरप्रेट यानी कि गलत फील करते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ चीज़ें वो जैसा चाह रहे हैं वैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो अब ये अपनी चीज़ें अपने तरीके से लोगों को चलाना चाहते हैं या चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से ज़्यादा चलें, तो वो आपकी सिज़ोइडेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल एंड इम्पल्सिव, ये आपका क्लस्टर बी है, इसमें ये याद रखिएगा इमोशनल। अच्छा, नाम याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब नाम से ही पता लग रहा है एंटी सोशल का मतलब है जो बिल्कुल भी सोशल नहीं है आपका, वो बिल्कुल भी किसी से मिल मतलब कह सकते हैं कि मिल के काम करना ही नहीं चाहते वो। अ, किसी ने कोई हेल्प मांगी है बिल्कुल भी वो मतलब चाहते ही नहीं है किसी के साथ मिलके वो काम करना, तो इसको एंटी सोशल बोलते हैं। इरिटेटिंग और एग्रेसिव होते हैं वो, बहुत ज़्यादा आपका है, गुस्सा हो जाता है जल्दी-जल्दी और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो इस तरह के लोग होते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें जो पीपल होते हैं दैट इज़ लैक ऑफ सेंस सेल्फ वर्थ, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखते हैं एंड एक्सपीरियंस फीलिंग एम्प्टीनेस एंड फियर ऑफ अबैंडनमेंट, मतलब लोग कोई मुझसे पसंद नहीं करता, इस तरह का उनके अंदर मतलब बिहेवियर रहता है, वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट इसमें सोसाइटल थ्रेट वगैरह भी रहते हैं इस तरह के लोगों को और अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं वो। नेक्स्ट इज हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें जो लोग होते हैं इस तरह के एक तरह, क्योंकि ये सब तरह के डिसऑर्डर्स हैं,
एंड दे फ्रिक्वेंटली ट्राई टू गेन मोर अटेंशन बाय ओवरली ड्रामेटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं अटेंशन पाने के लिए। एंड कुछ भी मतलब अलग अलग तरह के मतलब नया करने की कोशिश करते हैं। एंड अपनी जो क्रिटिसिज्म है उसको वो बहुत मतलब बहुत बुरा बुरा भी मान जाते हैं। तो इस तरह के लोग आपके हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट है आपका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पीपल विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बिलीव दैट दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। वो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं बाकी दूसरों से। एंड लैक एम्पैथी, और वो थोड़े से एम्पैथाइजाइज लोग नहीं होते, और अपनी अचीवमेंट अपने आप को ही वो ज़्यादा खास मानते हैं। नेक्स्ट आपके एनसेक्स लोग हैं, जो डाउट में रहते हैं। उसमें भी देखो कौन कौन से पीपल हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर सोशली इनएप्ट, मतलब बिल्कुल कट के रहते हैं। अनअपीलिंग लोग होते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और हमेशा फियर में रहते हैं कि आपको कोई लोग मजाक उड़ा देंगे या क्रिटिसाइज़ कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। एंड वो लोग जो है लोगों से मिलना जुलना जो है अवॉइड करते हैं। एंड ऑफन एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी फील करते हैं, इन्फीरियरिटी फील करते हैं, एंड अनअट्रैक्टिवनेस फील करते हैं कि भाई मुझे कोई पसंद नहीं करता या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। इस तरह के लोग अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं। डिपेंडेंट, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि कोई मेरा काम बताएगा या मेरी कोई हेल्प करेगा तो ही मैं करूँगा। उनमें अपना खुद से कोई डिसीजन लेने की कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो किसी दूसरे को ढूंढते हैं, किसी डिपेंडेंट पर्सनल, वो आपके डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। किसी के साथ मिलके ही चलते हैं, वो अकेले कोई काम नहीं करते हैं, डिपेंड रहते हैं किसी पे। नेक्स्ट है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें जो पीपल होते हैं, सच डिसऑर्डर स्ट्रांगली स्टिक टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे लोग आपने आसपास देखोगे जो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पे टिके रहते हैं, यानी कि वो जो भी आपके सोसाइटी के या किसी चीज़ के रूल है तो उसमें बहुत कंसर्न रहते हैं, ऑर्डर से चलते हैं, परफेक्शनिज्म की तरफ चलना चाहते हैं। वो आपके ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि वो बिल्कुल आपका जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उससे अलग कोई काम नहीं करेंगे। तो जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये एक तरह का डिसऑर्डर बन जाता है। अब किस तरीके से इन डिसऑर्डर्स को आप मतलब एक तरह से ओवरकम कर सकते हैं, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप कुछ भी मतलब रिलेटेड लिख सकते हैं। टॉक टू समवन मोस्ट ऑफन, इट हेल्प्स टू शेयर योर फीलिंग्स। अब लोगों से बात कीजिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखिए, बॉडी हेल्थ पर आप ध्यान रखिए, अपनी बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। एंगेज इन हॉबीज़ में एंगेज रहिए, म्यूज़िक डांस वगैरह में, और पॉजिटिव रहिए। एंड आपका जो चैलेंजेस वगैरह है, मतलब आप पॉजिटिव वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जैसे प्रॉब्लम्स ना बोल के चैलेंजेस बोलिए। तो ये कुछ तरीके हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज़रूर करिएगा, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3, आईसीटी। आईसीटी ये जो है तो नॉर्मली आप 9th-10th में हो सकता है बेसिक आप कंप्यूटर्स आपने किया हो, तो वही बताया हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपका एक्सेल और पावर पॉइंट की तरह का सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ कैल्क और इम्प्रेस, उसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्प्रेडशीट क्या होती है ये बताया हुआ है आपकी। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा बनाते हैं, सिस्टमेटिकली डाटा को स्टोर करते हैं, और सम सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे। इसके बाद जो है तो यहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका एग्जांपल, लिब्रे ऑफिस कैल्क है, गूगल शीट है। ठीक है, जो ये मेन मेन नाम रखेगा। एप्पल का जो है वो आई थिंक डेटा के नाम से किस नाम से, एक बार गूगल कर लीजिएगा। ये एप्पल वाला जो है, जैसे लिब्रे ऑफिस का है ऐसे ही आपका ओपन ऑफिस का भी है कैल्क के ही नाम से। नेक्स्ट है आपका किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रो किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैनर में। कॉलम क्या होता है, सेल्स का अरेंजमेंट होता है वर्टिकल मैनर में। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, रो कॉलम क्या होता है। देन इसके बाद सेल क्या होता है, आपका एक सिंगल बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कोई डेटा फीड कर सकते हैं, और रो और कॉलम के मीट से वो बनता है। और इसमें आप किस तरह का डेटा डाल सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर, डेट और फॉर्मूला डाल सकते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला बार क्या होता है, आपका एक कह सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हमें फॉर्मूला अपीयर होता है। ये कुछ इस तरह का होता है आपका फार्मूला बार। एंड नेम बॉक्स ये आपका बिल्कुल लेफ्ट वाले कॉर्नर में होता है, और सेल का नाम आ रहा होता है, जिस भी सेल को हमने सेलेक्ट किया है या रेंज को सेलेक्ट किया है उसका नाम हमें नेम बॉक्स में नजर आता है। तो एक एक लाइन का है, आपने हो सकता है पहले किया हो, जिसमें इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ। तो एक एक लाइन की इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। वर्कशीट क्या होती है, आपकी ये पूरी जो शीट होती है इसी को वर्कशीट बोलते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे सेल्स होते हैं रोज और कॉलम्स के। इस पूरी ग्रिड को हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट के बाद वर्कबुक क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं, पूरी जो आपकी उसकी एक्सेल की फाइल या स्प्रेडशीट कई सारी होती हैं एक फाइल में, उसको वर्कबुक बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज वर्कबुक।
ये सिंपल सिंपल से डेफिनेशन है, कुछ थोड़े से प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ आपके जो टर्म्स हैं वो याद रखेंगे तो एग्जाम में इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू एंटर डेटा। अब आप से स्टेप्स तो क्या ही पूछेगा, तो इसमें जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा, कितने तरह का डाटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें किसी तरह का कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं, डेट टाइप कर सकते हो। तीन तरह का ये डेटा हो गया आपका जिसमें टाइप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा किस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं, सिंपल है ये तो, आप नॉर्मल टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। डिलीट करने के लिए हम किसी भी सेल को सेलेक्ट कर देंगे, या रेंज को सेलेक्ट करना है डिलीट की प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करना है मल्टीपल्स तो उसके लिए हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। नया एक्टिव सेल क्या होता है, जिस सेल पर हम अभी काम कर रहे हैं वो आपका एक्टिव सेल कहलाता है। सिंगल है तो एक्टिव सेल बोलेंगे, या अगर मल्टीपल सेल सेलेक्ट किए हुए तो वो सेल रेंज कहलाती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं इसके। नेक्स्ट है आपका सेव कैसे करेंगे या सेव किस फॉर्मेट में करेंगे। अगर आप इसी ओपन ऑफिस या लिबर ऑफिस कैल्क में कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट डॉट ओडीएस होता है, ओडीएफ स्प्रेडशीट बोलते हैं, लेकिन एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीएस। ये एक्सटेंशन याद रखिएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं तो पुराने वर्जन में तो एक्सएल एस एक्स डॉट एक्सएल एक्स होता है। आजकल जो नए वर्जन है वो एक्सएल एस, इसमें आपका एक डब्लू आ जाता है, जो नए वाले वर्जन है। एंड इसके बाद आपके पास क्लोज कैसे करेंगे, फाइल मेन्यू में जाके क्लोज का ऑप्शन होता है, सिंपल है ये। ओपन करने के लिए फाइल ओपन में जाएंगे, अपने जो भी डायलॉग बॉक्स आएगा वहां पर ओपन कर लेंगे। इसको प्रिंट करने के लिए आपका फाइल मेन्यू में प्रिंट का ऑप्शन होता है, या कंट्रोल पी यूज़ कर लेंगे। सिंपल सिंपल से है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत बेसिक सा स्प्रेडशीट बताया हुआ है। आपने इससे ज़्यादा ही किया है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है वर्किंग विद डेटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। जब आप उसमें काम कर रहे हैं, बेसिक एडिशंस वगैरह कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे। हाँ, अगर कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, ये याद रखेंगे। जो भी फार्मूला या कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होती है। जैसे ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, ये आपको आई थिंक आती भी होगी। एंड फार्मूला बार तो मैंने बता दिया था जिसमें आपको फार्मूला नज़र आता है। एंड ये भी बेसिक्स आपकी कैलकुलेशंस हैं। इसके अलावा फंक्शंस होते हैं जो हम सम वगैरह मिक्स मैक्स मिनी वगैरह यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है सम फंक्शन। हाँ, सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया है, इक्वल्स टू सम, और उसमें हम रेंज देते हैं। तो वो रेंज आप याद रखिएगा कैसे, C2 से लेके E5 उसके बीच में कॉलन का साइन आता है, वो याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसमें जो है क्वेश्चंस आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया था, तो लास्ट ईयर वाली वीडियो में आपको इसका जो है आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चन आता है एक्सेल में से अगर आएगा तो। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कॉपी करने के लिए और कट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। एक थोड़ी थोड़ी है, ये याद रखिएगा। फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शन होता है, फॉर्मेटिंग में होता है कि आप किसी सेल के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है उसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं आप। इसके अलावा उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आपके पास जो है लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, ये सारी अलाइनमेंट होती है। हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को आप। एंड हाईलाइट करने के अलावा हाँ, ये शॉर्टकट कीज़ जो हैं, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, एंड इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, ये शॉर्टकट कीज़ याद रखिएगा। इसमें आपका स्प्रेडशीट हो गई। स्प्रेडशीट के बाद है आपका नेक्स्ट आपके फीचर्स इन स्प्रेडशीट। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, हाँ, डाटा को सॉर्ट करने का यहाँ दे नहीं रखा है ठीक से, बट अगर वो पूछ लेता है कि यूज़ केस में आ सकता है कि डेटा को हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, तो वही चीज़ आपका सॉर्टिंग कहलाता है। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने को सॉर्ट करना बोलते हैं। या तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, नंबर्स है तो आपका जैसे आपने देखा होगा एमआरपी के अकॉर्डिंग, हम प्राइस के अकॉर्डिंग जो सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो सॉर्ट करते हैं डाटा के हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट हम देखना चाहते हैं डेटा को। देन ये कहाँ पर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा मेन्यू में सॉर्ट का ऑप्शन होता है, ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है इसके बाद आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग, दो तरीके से हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर डेटा, अगर हम पर्टिकुलर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना डेटा देखना चाहते हैं तो उसको फिल्टर डेटा का ऑप्शन होता है ये, कि हमें सारा डेटा नहीं देखना है, हमें हम पर्टिकुलरली कुछ कंडीशन वाले जो इसको जो मीट करते हैं वही डेटा देखना चाहते हैं, इसको फिल्टर डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आया है, ये कहाँ पर होता है और कैसे करते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका टूल मेन्यू के अंदर होता है। प्रोटेक्ट वर्ड स्प्रेडशीट का, उसमें एक बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, कंफर्म करेंगे, ओके कर देंगे, आपका अब जो है पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप एडिट वगैरह करना चाहेंगे तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
दूसरा तरीका भी बताया हुआ है इसमें कि जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इसमें आप पासवर्ड अप्लाई करेंगे, सेव विद पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड डाल के भी सेव कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी कुछ भी सिंपल से स्टेप लिख देंगे, इसमें तो बहुत लंबा-लंबा लिखा हुआ है, तो भी मार्क्स आपको मिल जाएँगे। नेक्स्ट पावर पॉइंट या आपका इम्प्रेस है। प्रेजेंटेशन बनाते हुए हम कई बार डिजिटल प्रेजेंटेशन जो हम किसी स्लाइड के थ्रू बड़ी स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको डिजिटल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या एडवांटेजेस है आपका, इससे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा टाइम तक हम यूज़र को एंगेज रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, अभी तक नहीं आए, हो सकता है इस बार आ जाए। तो इसके क्या एडवांटेज हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के, ये 4 पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। कौन कौन से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, गूगल का स्लाइड्स है, ओपन ऑफिस का इम्प्रेस है, एप्पल का की नोट है। हाँ, वो वाला जो था ना स्प्रेडशीट वाला जो मैं बोल रहा था, एप्पल का नंबर्स नाम से है बेटा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नाउ ये याद रखिएगा कि जो ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस है ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करना दे रखा है, सिंपल है, ये नहीं आएगा। एडिंग टेक्स्ट टू प्रेजेंटेशन, जो भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं वो याद रखिएगा टेक्स्ट बॉक्सेस की हेल्प से करते हैं। आपकी फर्स्ट स्लाइड के अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं, वन इज टाइटल बॉक्स एंड अदर वन इज सब टाइटल बॉक्स या लोअर बॉक्स बोल देते हैं उसको। 2 बॉक्सेस आते हैं आपके जो पहली स्लाइड होती है। सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड कैसे ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, सेव करेंगे बता रखा। फाइल के अंदर सेव एज का ऑप्शन होता है, वहाँ से सेव कर लेंगे अपनी फाइल को, नाम दे देंगे और लोकेशन सेट करके सेव कर देंगे। एंड इसके लिए आप कंट्रोल एस शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं और फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन होता है, ये याद रखिएगा। देन इसके बाद ऑप्शन है आपके पास क्लोज करने का, तो फाइल के अंदर क्लोज का ऑप्शन है, वहाँ से क्लोज कर देंगे। एंड ओपन करना है, फाइल के अंदर ही ओपन का ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू में प्रिंट का ऑप्शन होता है, कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की होती है, वहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज़ वगैरह चूज़ कर सकते हैं। होते तो काफ़ी सारे ऑप्शन है बट आप इतना याद रखिए क्योंकि इतना ही सिलेबस में दिया हुआ है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें से। वर्किंग विद स्लाइड्स, इन स्लाइड्स के साथ कैसे काम करेंगे, स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एम, ये याद रखिएगा। और स्लाइड के अंदर आपका न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं और कंट्रोल एम से भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की याद रखनी है। डिलीट करने के लिए स्लाइड के अंदर आपका डिलीट स्लाइड का ऑप्शन होता है, वहाँ से कर सकते हैं, या स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट के प्रेस करेंगे तो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे, डायरेक्टली आप टाइप नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें और उसमें करेंगे। इसी तरीके से आप अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बदल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाईलाइट करने के लिए आपके पास टेक्स्ट बॉक्स बोल्ड अंडरलाइन इस तरह के ऑप्शन है, इटैलिक वगैरह, अ, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें। अलाइनिंग के लिए आप मैंने बताया था 4 तरह की अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है आपका एडवांस फीचर और यूज्ड इन प्रेजेंटेशन, और कौन से ऑप्शंस हैं। आप जो है स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, ये कुछ फीचर्स हैं इसमें, सर्कल एरो सिंबल्स वगैरह। एंड इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन होता है, ये याद रखिएगा इसमें। तो इसी तरीके से इमेज इंसर्ट करनी है तो वो भी इंसर्ट मेन्यू में होती है। इनकी लोकेशन याद रखेंगे और ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ। हाँ, डिफ़ॉल्ट लेआउट जो होता है, लेआउट चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लेआउट में आपके 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, एक मेन हेडिंग टाइटल का और कंटेंट का, और अलग-अलग कई सारे आप इस तरह के बॉक्सेस चेंज कर सकते हैं कि आपको कंपैरिजन वाला चाहिए, या आपको एक टेक्स्ट और एक इमेज वाला चाहिए, तो वो कई सारे आपके लेआउट होते हैं जिनमें से आप चेंज कर सकते हैं। एंड इसमें इतना ही आपका। नेक्स्ट है आपका चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। यूनिट 4 है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की अगर हम बात करें क्या होती हैं, तो वो स्किल्स जो हमें एक एंटरप्रेन्योर बनाती हैं, यानी अगर हम एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो स्किल कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो समझने की है, वो ये है कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर होता क्या है? बहुत से लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ में। एक पर्सन जो रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करके कह सकते हैं एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाए,
तो वो आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा इसमें एक इनोवेशन वर्ड जुड़ जाती है। एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल कन्वेंशनल बिज़नेस करता है, वो एंटरप्रेन्योर, दोनों कैसे डिफरेंट हैं? तो दोनों में सिंपल एक डिफरेंस है कि जो आपका एक बिज़नेसमैन है, वो पुराने तरीके को ही यूज़ करता है, वो उसमें कोई इनोवेशन नहीं लेकर आता है। जबकि जो जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, वो उसमें कोई ना कोई एक इनोवेशन लेकर आता है। यानी वो या तो पुराने बिज़नेस को नए तरीके से करेगा, या कोई ऐसी नई सर्विस लेकर आएगा जो पहले एक्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसके 2 सिंपल से एग्ज़ाम्पल हैं। बहुत सारे ऐसे रिटेल स्टोर्स हैं, जिन्हें हम किराना स्टोर बोलते थे, तो वो हमारा एक नॉर्मल बिज़नेसमैन है, पहले भी लोग करते थे। लेकिन कुछ लोग क्या करा, उन्होंने डिलीवरी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, पेमेंट सिस्टम अपडेट कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन भी उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या करा, उन्होंने इनोवेशंस लेकर आए। तो वो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर बन गए। और कुछ ऐसी सर्विसेज़ जो पहले एक्जिस्ट नहीं करती थी, भाई फूड डिलीवरी सर्विस, कैब बुकिंग सर्विस, आपकी ये सब पहले एक्जिस्ट ही नहीं करती, तो बिल्कुल या तो नई सर्विस लेकर आए, या पुरानी ही सर्विस को किसी एक नए इनोवेटिव तरीके से किया, तो वो कहलाता है पर्सन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कन्वेंशनल बिज़नेसमैन से कैसे डिफरेंट स्किल चाहिए होती हैं, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो है, एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, क्या काम करता है, तो जो मैंने बताया वही सब है इसके अंदर। कि किस तरीके से इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया, जिसमें आपको बताया जाता है भई कैसे-कैसे हम ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। सबसे पहला सेशन है हमारा इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अलग-अलग डेफिनिशन दी हुई हैं कि किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे एंटरप्रेन्योर को और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है आपका, ये एंटरप्रेन्योर वर्ड जो डिराइव हुआ है, ये एक फ्रेंच वर्ड से हुआ है, जिसका जो आपके एंटरप्रेन्योर करके है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कि कोई चीज़ अपने हाथ में लेना या किसी चीज़ को करना। तो इसको अलग-अलग तरीके से समझा जा सकता है, कि ऐसे कह सकते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एक पर्पसफुल एक्टिविटी टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिज़नेस, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिज़नेस को करने की जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है, वो आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। इसके अलावा द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्च्युनिटी विदाउट रिगार्डिंग टू द रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल, यानी उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं, उनका कंट्रोल उनके पास है या नहीं है, उसके बाद भी अगर वो किसी प्रोसेस को करने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी ढूंढ लेते हैं, तो वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है। इसी तरीके से कहता है कि इसको आप इस तरीके से भी जो है समझ सकते हैं, दैट इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रोसेस, एक इकोनॉमिक प्रोसेस है वेयर एन आइडिया इज जनरेटेड और अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड, जहां पर एक आइडिया आपका जनरेट किया जाता है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, उसको रिफाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, वाइल बीइंग एक्सपोज टू अनसर्टेनिटी टू रियलाइज अ प्रॉफिट, यानी अनसर्टेनिटी को हम एक्सपोज करते हैं, भाई हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसमें हम ये रियलाइज का मतलब अचीव करते हैं प्रॉफिट को बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट लाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अलग-अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर क्या हो सकता है? एक इकोनॉमिस्ट कैसे एक्सप्लेन करेगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग समवन हू ब्रिंग इन रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल, अदर एसेट इनटू प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर को? वो कहते हैं भई एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है, जो आपका एक साइकोलॉजिकल फोर्स जनरेट करता है, अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए आप जो भी करना है, वो आप करते हैं। इसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी यानी जो सोसाइटी से रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, वो कैसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर को, कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं भी वो एक पर्सन है हुज एक्शन वुड डिटरमाइन सोशल स्टेटस, जिसका एक्शन जो है उसका सोशल स्टेटस को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है, एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट, और वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी करता है। तो सोशियोलॉजी से उसको ऐसा पर्सन देखते हैं जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इकोनॉमिक्स देखते हैं भाई, वो इकोनॉमी में हमारा कुछ हेल्प कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ मनी मॉनेटरी जनरेट कर रहा है। और साइकोलॉजिस्ट देखते हैं भाई, वो आपका जो है अपना कोई एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजायर को अपनी कंप्लीट कर रहा है। और सोशलिस्ट देखते हैं भाई, वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट गुरुज की अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट गुरुज किस तरीके से देखते हैं इसको? मैनेजमेंट गुरुज कहते हैं भी एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है हु हैज विजन, जिसके पास विजन है, एंड जनरेट एन एक्शन प्लान टू अचीव इट, और उसके पास एक एक्शन प्लान है उसको अचीव करने का। तो ये कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हैं अलग अलग पर्संस के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स की। नाउ बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो है
मेनली आपके जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस जनरेट करने का एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम चीज़ों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं। It begins with identifying an opportunity as a potential to sell and make profit in the market, यानी कि ये एक इस तरह की कला है जिसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, उसके में भी क्या क्या पोटेंशियल है, मार्केट में क्या चीज़ है जो हम सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इट डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से हम जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इट इज़ एबिलिटी टू ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क, और इसमें रिस्क का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये सब पार्ट हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योरशिप एक आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। यस, वो आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि बहुत बार हमें स्टेप बाय स्टेप एक नपे तुले स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बढ़िया भी ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो काफ़ी बार हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफाइन है, बट उसके अलावा हम बहुत सारी नई चीज़ें भी करते हैं, इसमें कुछ क्रिएटिविटी भी डालते हैं अपनी तरफ से जो पहले किसी ने नहीं किया, तो ये इसलिए आपका आर्ट भी है, तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी होती है? भाई सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो इनिशिएटिव लेता है। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप स्टार्ट करते हैं कुछ करने के लिए, आइडिया आपके दिमाग में है तो आप उसको पे इनिशिएटिव लेते हैं। भाई जो किसी ने नहीं किया आप सबसे पहले ले रहे हैं, तो वो आपने इनिशिएटिव लिया है उसका। तो विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन जो है वो नहीं लेता है, सिर्फ दिमाग में सोच के छोड़ देते हैं इनिशिएटिव लेकर। तो उसका नेक्स्ट स्टेप है भाई उसके पास रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। भाई लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो वो आपको देखना है कि हाँ आप उसको सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी है आपकी इसके अंदर, दैट इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं अपने, यानी गलती अगर आप करते भी हैं या आपने कोई रिसर्च की है, अपनी जो भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सीखते हैं या नहीं कर सीखते हैं। आप सीखेंगे तो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। मोटिवेशन, हाँ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नुकसान हो रहा होता है बिजनेस में, या सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना होता है, मोटिवेट रहना होता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन, या आप कोई गाइड वगैरह की हेल्प ले सकते हैं मेंटर की, जो आपको मोटिवेट कर रखे। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आप कॉन्फिडेंस के साथ लें, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने ही डिसीजन में कंफ्यूज रहेंगे बार बार, और जो भी आप डिसीजन लेंगे उसी में अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आप अच्छे से कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से एक एक टर्म निकल गई थी, भाई हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। नहीं, हार्ड वर्क का मतलब है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में से 2 घंटे काम करें और सोचे भाई मैं बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर चला जाऊंगा। नहीं, तो आपको स्टार्टिंग में या पूरी लाइफ हो सकता है आपको अपने 12 घंटे या 14 घंटे या 18 घंटे, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो देते हैं 18-18 घंटे अपने, जो भी उस स्टार्टिंग का उनका बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको वो टाइम देते हैं। तो हार्ड वर्क ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे और वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हार्ड वर्क जो है वो आपकी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तो सैलरीड पर्सन में उसमें फ़र्क ही क्या रह गया? आपको डिसीजन लेना है, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। हाँ, आप किसी से सलाह ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स कितने तरह के होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग। सर्विस एंटरप्रेन्योर जो सर्विस में डील करते हैं, किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई पहले से सर्विस है या कोई नई अपनी सर्विस बना कर दे रहे हैं, जैसे वो मैंने कैब वगैरह की बताई थी आपको, और फूड डिलीवरी की। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो किसी चीज की ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब हो गया बिजनेस, किसी प्रोडक्ट में डील करना, कोई खरीदना बेचना, चाहे वो डायरेक्टली कस्टमर को हो या किसी होलसेलर को हो। तो भाई कहाँ डिमांड जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर देते हैं। वो सप्लाई के लिए कोई नया तरीका यूज़ करें जो पहले किसी ने नहीं किया, भाई ड्रोन से सप्लाई कर रहे हैं हम, या कोई और नया तरीका यूज़ करें, तो वो आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए।
इसके अलावा इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कौन होंगे, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या सर्विस बना रहे होते हैं, तो वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर किसको कहेंगे भी, जो आपके एग्रीकल्चर के अंदर कुछ नया कर रहे हैं, चाहे वो खेती का नया तरीका है या कोई इक्विपमेंट नया बना रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नई चीज जो कर रहे हैं वो आपके एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। इसी तरीके से टेक्निकल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे जो कोई नई ही तरह की मशीनरी या टूल्स बना रहे हैं जो हमारे किसी काम को आसान कर रहे हैं, मार्केट में जो है जिसकी डिमांड है, आप बना सकते हैं, तो वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो नॉन टेक्निकल हो गए जो किसी टेक्निकल एंटरप्रेन्योर ने कुछ बनाया है, सर्विस है, प्रोडक्ट है किसी भी तरह की, वो उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो आपके नॉन टेक्निकल कहलाएंगे। इसी तरीके से प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स कौन होंगे, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ये बड़ा मजेदार है। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बड़े ही समझदार एंटरप्रेन्योर होते हैं। उनके पास वो कहीं से एक बिजनेस का आइडिया लाते हैं, वो एक बिजनेस सेटअप करते हैं, उसको एक लेवल तक बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद जब वो अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है, उसको सेल करके वो नया दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं पैसे अर्न करके। तो ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनका काम ही होता है कि भाई एक बिजनेस सेटअप लगाया, उसको एक लेवल तक पहुंचाया, उसके बाद उसको आगे सेल आउट कर दिया और दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया फिर उन पैसों से। देन उसके बाद आईटी एंटरप्रेन्योर वो हो गए जो आईटी में रिलेट करते हैं, आईटी से रिलेटेड कुछ बनाते हैं, जिसमें वो कंप्यूटर्स या किसी और दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर होंगी, जो कोई वुमेन अगर एंटरप्रेन्योर बनती है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे। सोशल एंटरप्रेन्योर वो होंगे जो सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी में कहीं ना कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, वो सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। इसी तरीके से फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिनके फैमिली से बिजनेस चलता आ रहा है और वो उसी में कुछ नया लेके आता है, किसी का कोई मिठाई का किसी भी चीज़ का काम है जो पहले उसके फादर्स करते आ रहे हैं, और वो उसी में कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो वो फैमिली बिजनेस होगा। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भाई जिनके कोई फैमिली बिजनेस नहीं करता है और उसनी ने वो स्टार्ट किया है, उससे पहले कोई उस बिजनेस में नहीं था, तो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की डेफिनेशन है, इसमें जो है तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक पर्सन दो तरह का एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है भाई, एक जो है आपका फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है। इसके बाद है रोल एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या रोल्स हैं और फंक्शंस हैं, एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि रोल है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, फूड में, फैशन में, एजुकेशन में, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपोर्ट में आपको कहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना। टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन, फिर आप उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना। फिजिबिलिटी स्टडी करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्या वो चीज़ पॉसिबल है, लॉस मेकिंग तो नहीं है जो आप बनाने जा रहे हो। सपोज कीजिए आपने कोई ऐसी टेक्निक इजाद की जिसमें आप लोहे से सोना में कन्वर्ट कर देते हैं, बट उसमें उसकी जो जो कॉस्ट है वो 1 ग्राम सोने को 1 ग्राम लोहे को सोने में कन्वर्ट करने की जो है वो 1 लाख रुपए आ रही है, तो वो तो लॉस हो गया। तो 1 लाख रुपए 1 ग्राम सोना कोई भी नहीं खरीदेगा। तो जब तक जो आज की करंट में प्रॉफिटेबल नहीं है, वो नहीं आएगा, तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। तो फिजिबिलिटी यानी प्रॉफिटेबल या पॉसिबल भी है या नहीं है। आप कुछ ऐसा सोचो जैसे एक लिफ्ट बनानी है हमें, यहाँ से लेके हमारे चांद तक या स्पेस तक, तो अभी फिलहाल हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या उसकी फिजिबल है भी है वो नहीं है, तो वो स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रिसोर्सिंग, जब हमें पता चल गया हाँ भाई ये चीज़ पॉसिबल है, तो रिसोर्सिंग का मतलब होता है हमें जो लोग चाहिए इस काम के लिए, हमें क्या कोई जगह चाहिए, हमें क्या गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, क्या कितने मनी चाहिए होगी, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना वो फल कहलाती है रिसोर्सेज। चाहे उसमें मशीनरी की रिसोर्सिंग हो, चाहे पर्सन्स की रिसोर्सिंग हो, चाहे आपके मटेरियल की रिसोर्सिंग हो, तो वो सब आपकी रिसोर्सिंग में आता है, इकट्ठा करना यानी कि सारे रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज सेटिंग अप एंटरप्राइज, अब सारी चीज़ों को एक साथ लगा देना है। ये जो है जब हमने सारी रिसोर्सिंग कर ली है तो उसको एक प्लान बना के एक सुटेबल लोकेशन पर आपको उसको इंस्टॉल कर देना है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द एंटरप्राइज, उसको फिर मैनेज करना है आपने अच्छे से डे टू डे एक्टिविटीज को। देन ग्रो उसको करना है आपके, और डेवलप करते रहना है उसको, उसमें कुछ ना कुछ ग्रो करते रहना चाहिए डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर। तो ये कुछ आपके रोल्स थे उसके एंटरप्रेन्योर्स के, यानी कि जो उसको काम करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर को।
नेक्स्ट है व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या चीज़ मोटिवेट करती है? मैंने जैसे पहले बताया था कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर जो हमारे फ़ेवर में नहीं होती। तो किस तरीके से उस टाइम भी मोटिवेट रहना है? तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं? स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि ये बिलीव करना कि भई मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक्सीलेंट है, यानी मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है। मेरा जो हार्ड वर्क है वो मुझे कुछ ना कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो हमेशा हाई स्टैंडर्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं या आपने सेट किया हुआ है, तो ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। इसके अलावा यूनिकनेस, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो यूनिक है और उसमें उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। तो ये भी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आपको जो है मोटिवेट रखती हैं कि हाँ आप ये काम सही कर रहे हैं। अगर आप ही स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के क्वालिटी मेंटेन नहीं रखेंगे, तो कहीं न कहीं आप ही, क्योंकि जब आउटपुट नहीं आएगा तो आपको डिमोटिवेट हो जाएँगे। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बस पैसा था आपके पास, किसी ने आइडिया दिया, आपने लगा दिया। अब आपके पास कोई लॉन्ग टर्म, आपने 1 साल के अंदर प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया, आपने उसका सेटअप कर दिया, लेकिन आपके पास अब लॉन्ग टर्म गोल नहीं, इसको आगे कैसे लेके जाएँ? तो वो होना ज़रूरी है। आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स का प्लान होना चाहिए, भई कहाँ तक मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। तो वो आपको मोटिवेट रखता है, नहीं यहाँ तक कर लिया, अब आगे मुझे और करना है, आगे मुझे और करना है। तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। नीड टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत, यानी कि हम किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको हमें फ़ॉलो अप करना चाहिए, हमें एक मेंटर अपॉइंट कर लेना चाहिए या बना लेना चाहिए। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, जो हमें टाइम टू टाइम जो है सलाह देता रहे, ऐसे अच्छे लोगों को हमें रख लेना चाहिए आस-पास। तो हमें कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ती है मोटिवेट रहने के लिए। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। कैसे आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटी को और रिस्क टेकिंग को? तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भई? हमें कैसे पता लगेगा क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कुछ करना है लेकिन क्या करूँ पता नहीं, तो कैसे पता लगाएँगे? तो उसके लिए हमारे पास कई सारे अलग-अलग तरीके हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने का। सबसे पहला है कम्युनिटी कंसर्न। आप अपने आस-पास देखिए, आपकी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में कि क्या चीज़ है जो आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही है? क्या उनका कंसर्न है? क्या पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो आप पोल्यूशंस को जो है कम करने की कोशिश कीजिए, कुछ उसमें बना दीजिए। आपको लगता है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस अच्छी दे दीजिए। आपको लगता है कि आपके लोकेलिटी में जो क्लीनिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप उससे रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करें। तो आपकी सोसाइटी में आपको लगता है आपके घर में आस-पास आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो क्या उसमें कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी निकल के आ सकती है? तो हम वहाँ से सबसे पहले अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं। हमारे कम्युनिटी कंसर्न जो है, यानी कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है उसको हम जो है खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या उसका कोई सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ हम रिसर्च कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप। ये एक थोड़ा-सा नया वर्ड है आपका। स्टार्टअप जो है काफ़ी अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जो अभी फर्स्ट स्टेज है अपने ऑपरेशन में, यानी इसको 1-2 साल हुए हैं अभी स्टार्ट हुए हुए, वो एक फुली एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है तो उसको स्टार्टअप्स बोलते हैं। 2-3 साल तक ये कंपनी स्टार्टअप रहती है। हाँ, 2-3 साल के बाद वो एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर उसे स्टार्टअप नहीं कहते, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो जाती है वो। तो इसके अंदर हमारे पास स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो फाइनेंस्ड बाय फाउंडर्स। फाइनेंस इसको फाउंडर्स ही फाइनेंस करते हैं अंटिल द बिजनेस गेट ऑफ द ग्राउंड, जब तक वो आपका एक लेवल तक नहीं पहुंच जाता। ये नॉर्मली होता है। बट इसके अलावा इसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और अपने आइडिया को थ्राइव करने के लिए स्टार्ट करने, भाई हमारे पास आइडिया है, हमने उसके लिए जो भी मिनिमम लगता था हमने उसको स्टार्ट कर दिया, जितना हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उसे उसको स्टार्ट कर दिया और एक लेवल तक ले गए हम। देन उसके बाद हमें जो है कह सकते हैं कैपिटल या बिजनेस में फाइनेंस जो मिलता है वो मिलता है एंजल इन्वेस्टर से और वेंचर कैपिटल फर्म से। ये टर्म आपने शायद जो अभी पीछे एक आपका टीवी पे शो भी आ रहा था इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड,
तो उसमें भी आपने ये वर्ड्स सुना होगा, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर होते हैं भाई जो आपको कोई बिजनेसमैन है या मनी वाले पर्सन्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको आपका आइडिया पसंद आता है और वो आपके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो जो शार्क टैंक के अंदर जितने भी आपके जो वो इन्वेस्टर थे वो सारे एक तरह से एंजल इन्वेस्टर थे। हाँ, जो लोग कैपिटल फर्म बना के बैठते हैं, यानी जिनका काम ही होता है कि उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक बना लिए या फाइनेंस की फर्म बना ली है, वो भी ये कर रही हैं कि उन्होंने एक छोटी सी, कुछ लोगों ने मिलकर एक फाइनेंशियल फर्म बना दी जो छोटे छोटे बिजनेस में स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ से आपको पैसा मिल जाता है। जो नॉर्मली दूसरे कन्वेंशनल बिजनेस है उनको यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट और लोन पर डिपेंड होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में। इसके बाद अगर हम इसमें, हाँ, इसमें हमें दूसरी बात जो है वो गाइडेंस भी मिलती है, मेंटरशिप भी मिलती है, हम एक्सपर्ट से ले सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। कुछ गवर्नमेंट्स की भी इसमें, आपकी startupindia.in के नाम से वेबसाइट, आप यहाँ से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेशन नंबर 2 है, दैट इज बैरियर टू एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या बैरियर्स आते हैं? हर लाइन में, लाइफ में, स्टेज पे हमें हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हर्डल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज एनवायरमेंटल बैरियर, यानी हमारा एनवायरमेंट हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो कहीं हर्डल क्रिएट करती हैं। क्या है? लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल, यानी कि जिस जगह हम हैं, जहाँ से हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज ही नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आजकल जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर लेबर अवेलेबल मुश्किल हो गई है, या अभी जैसे लॉकडाउन लगा तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर, या छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो जाती है काफ़ी बार, तो तब भी हमें दिक्कत आती है। इसी तरीके से लैक ऑफ रिक्विजिट मशीनरी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए भाई हमें जो मशीनरी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉनिटरी रिसोर्सेज, पैसे नहीं है। तो ये कुछ दिक्कत हैं कई बार हमारे पास आती हैं, ये हमारे एनवायरमेंटल बैरियर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नो और फॉल्टी बिजनेस प्लान, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास बिजनेस प्लान ही नहीं होता। अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आपके पास एक कोई गोल है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्लान नहीं है तो वो जस्ट एक विश कहलाएगी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग, कई बार ऐसे होता है कि वो एक ख्याली पुलाव बनाते हैं और उसके उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक तरह का एनवायरमेंटल बैरियर, सॉरी, एक बैरियर है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। पर्सनल बैरियर हो गया, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, आपको कहीं किसी चीज का डर है, रिस्क टेकिंग आप पर्सन नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये आपका पर्सनल बैरियर है। आप ही कंफ्यूज हैं कि आप करें ना करें, चलेगा नहीं चलेगा, तो ये आपका पर्सनल बैरियर है। सेल्फ डाउट आता है। फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क, हाँ, ये भी होता है कई लोगों को कि टीम में काम करना नहीं आता। आप बन तो गए, जब तक आप अकेले काम कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे, अब आपने लोगों को हायर कर लिया, लेकिन आपको टीम वर्क नहीं आता, आपको लोगों के साथ काम करना नहीं आता कि किस तरीके से अच्छे लोगों को हायर किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। आप एचआर अपॉइंट कर सकते हैं अच्छे लोगों को हायर करने के लिए, लेकिन उनके साथ मिलके काम करना वो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये टीम फॉर्मिंग और टीम वर्क जो है, ये भी आपका जो है कई बार बैरियर साबित होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो भाई अच्छी टीम नहीं मिली आपको, आपने तो शुरू किया लेकिन आपकी टीम ही नालायक निकली, या आप उनसे कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर पाए, तो ये आपके जो है ये भी आपके बैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट इज सेशन नंबर 3, इस यूनिट का लास्ट सेशन है ये, दैट इज एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड। एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड यानी कि वो हमारी एबिलिटी या हमारे कह सकते हैं कि भाई कि क्वालिटीज कह सकते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए एज अ एंटरप्रेन्योर। तो वो अलग होता है, कहता है भाई वेज एम्प्लॉयड से, यानी जो जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, चाहे उसको एक दिन में मिले, एक हफ्ते में मिले, या एक महीने में मिले, सैलरीड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक सैलरीड पर्सन से एक एंटरप्रेन्योर की जो जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं आप खुद सोच सकते हैं। भाई एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेता है सबसे पहली बात, और वो डिसीजन मेकिंग खुद लेता है, जबकि ये क्वालिटी जो है आपके जो जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसके अंदर नहीं होती है। ना तो वो रिस्क ज़्यादा लेता है, उसको तो ये भाई मेरा काम मैंने कर दिया डे टू डेली बेसिस पर और मेरी सैलरी मेरे हाथ में आ गई। तो सबसे इसमें देखें, सबसे पहले क्या चीज़ होती है आपके पास, सबसे पहले स्किल है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी एबिलिटी टू वर्क विद अदर, दूसरों के साथ काम करने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। टेकिंग इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स, यानी दूसरों से पहले आपको चार्ज लेकर काम करने की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। इसके अलावा डिसिसिवनेस की एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू मेक
क्विक एंड प्रॉफिटेबल डिसीजन, आप डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, आप कंफ्यूजन वाली जो है सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि टीम को लेकर चलना, जिसमें आप किस तरीके से टाइम को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। प्रिजर्वेनेस आपके पास होनी चाहिए, ये क्या एबिलिटी है? ये एबिलिटी है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी आप अपने माइंड को सेट रखें और काम करते रहें। ये भी एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपकी फेवर की कंडीशंस नहीं होती हैं, कोई ना कोई आपको हर्डल्स आ रही होती है, तब आप नेगेटिव होते चले जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको स्टैंड लेना है, खड़े रहना है और अपनी टीम को भी आगे करके चलते रहना है, तो वो भी क्वालिटी अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। वो एक सेशन और है भाई इसमें, सेशन नंबर 4, दैट इज एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी अच्छे से करने की एबिलिटी, इसी काम को करने की। तो एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज क्या है? यही सब चीजें हैं जो मैंने अभी बताई कि क्या क्या हो सकती हैं। डिसेसिवनेस की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होंगे भाई? अपने आप को पहचाने, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसको पहचाने, उनको एनालाइज करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होनी चाहिए भाई, कोई भी सिचुएशन आ जाए हम उसको फेस करके उसको सॉल्व कर लेंगे। इनिशिएटिव आपके पास होनी चाहिए, पहचानना कि भाई कहाँ अपॉर्चुनिटी है, फिर अपने आप पे बिलीव करना कि हाँ भाई आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। इसी तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी पर्सनल हो गई भाई, आप लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो, ये आपकी अपनी पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई। इस तरीके से प्रिजर्वनेस हो गई आपकी, नॉट गिविंग अप, आपको गिव अप नहीं करना है, हार्ड टाइम में हार्ड वर्क करना है एंड अपने फेलियर्स से सीखना है। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज हैं जो एंटरप्रेन्योर आपके अंदर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप काम करेंगे, अपने लोगों से आप कैसे अपने आपका भी और टाइम उनका सबका मैनेज करेंगे, गोल को कैसे आप सेट करके अचीव करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे और क्वालिटी मैनेज करके चलेंगे। तो ये सब आपकी जो है वो कंपिटेंसीज हैं, एबिलिटीज हैं कि एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। दैट्स इट, इसी को डिटेल में बताया है। इसको इतना आपने जान लिया, इतना ही बहुत है। इसके अलावा जो मेन जो मैं कवर अप करूंगा वो एक क्वेश्चन आंसर, एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको सिलेबस कवर अप किया है, अलग से क्वेश्चंस के लिए एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं? ग्रीन स्किल्स हमारी वो स्किल्स होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रीन जॉब्स करने के लिए जो चाहिए होती हैं। ग्रीन जॉब्स क्या हैं? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जिससे हम अपने सोसाइटी को, अपने एनवायरमेंट को जो है वो बेहतर बना रहे हैं। हमने पिछले कई 200 साल के अंदर बहुत सारा अपने से कह सकते हैं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। तो वो नुकसान को मिनिमाइज कैसे करें, यानी कि अब भी हम जो हम कर रहे हैं वो कम से कम हो, और रिस्टोर करें, जो नुकसान हो गया है उसको ठीक कैसे करें। तो उस फील्ड में जो भी काम हो रहा है वो सारा आपका ग्रीन स्किल के अंदर आता है, सॉरी ग्रीन जॉब्स के अंदर आता है। तो उसके लिए जो जो आपको स्किल चाहिए वो ग्रीन स्किल चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसी को हम यहाँ कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं। ग्रीन जॉब्स मैंने जैसे बताया तो कि आपके पास green job is defined as one that help bringing about and maintain transition to environmentally sustainable form of production and consumption। यानी जो भी हम प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो उसके अंदर वो एनवायरनमेंट को सस्टेन करे, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह की जॉब जो है वो हमारी ग्रीन जॉब कहलाती है। हर फील्ड के अंदर है, ये हर फील्ड के अंदर है, कोई भी हम काम करते हैं एक ग्रीन कॉलर जॉब कर रहे हैं भी, ग्रीन कॉलर जॉब्स हमारी हर जगह होती हैं। यही बेसिकली बोलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प करती हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। ग्रीन कॉलर वर्कर इज एन हु एम्प्लॉयड इन एन एनवायरनमेंट इन अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो आपके एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहा है उसको बोलते हैं। हाँ, ये इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर, ये आपने शायद पहले सुना हो या नहीं सुना हो। ग्रीन बिल्डिंग, आजकल जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उसका आर्किटेक्चर इस तरीके से है कि भाई उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है,
उसके अंदर उनके स्ट्रक्चर में इस तरीके से बनाया जाता है कि नेचुरल लाइटिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, नेचुरल एयर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। यानी हम एसी का यूज़ और फैन का यूज़ कम से कम करें, हम अपने जो है लाइटिंग का कम से कम यूज़ करें, नेचुरल पे डिपेंड रहें। और इसी तरीके से जो गार्डनिंग वगैरह के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ज़्यादा कम से कम ग्राउंड वाटर यूज़ करें। तो इस तरह के बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं। तो पहले तो भाई एक नॉर्मल आर्किटेक्चर था, बट अब ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर आ गया, तो ये एक नई तरह की स्किल निकल के आई है। ऐसे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हैं, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलर मैनेजर है, एनवायरनमेंट और बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल सिस्टम इंजीनियर है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर हैं, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी इंजीनियर है, इंस्टॉलर हैं उनके, ग्रीन व्हीकल इंजीनियर हैं, फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले पर्सन है, एनवायरमेंटल लॉयर हैं, बिजनेस पर्सनल डीलिंग विद ग्रीन सर्विस और प्रोडक्ट। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सोलर पैनल बनाने वाले, जो प्लम्बर आपके सोलर उसको प्लांट को इंस्टॉल करते हैं, या वाटर हीटर्स को, तो ये सब क्या है, आपके ग्रीन वर्कर्स हैं एक तरह से कह लीजिए। तो यानी कोई भी आप जो जॉब कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या आप उसको दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो के आने से पहले दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और फिर जो है हम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उस पर डिपेंडेंट हो गए, और वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है भाई, एनर्जी एफिशिएंट है। बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब के क्या बेनिफिट है? इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हम एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, यानी वेस्टेज कम होती है। ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका एमिशन कम करते हैं, कंट्रोल वेस्ट एंड पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम कंट्रोल करते हैं, और प्रोडक्ट को भी वेस्ट कम होता है। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट अडेप्टेशन टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे ग्रीन जॉब के, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब इन आर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ग्रीन जॉब में? भाई पहले हम खेती करते थे वो नेचुरल थी, फिर बीच में हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करें, हमने उसके अंदर बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो लेकर आ गए, और इसके अलावा जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो लेकर आ गए। अब ये पेस्टिसाइड्स हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एकदम से हमारी जो क्रॉप है उसको ग्रो तो कर देती है, बट कहीं ना कहीं वो नुकसान भी हमारे सॉइल को, वाटर को नुकसान ही पहुंचाती है। तो उसके लिए हमने शुरू किया ऑर्गेनिक गार्डनिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इससे ये जो फील्ड है ये आपकी ग्रीन जॉब आती है एग्रीकल्चरल के अंदर। तो इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो भी आएंगे जो फार्मिंग कर रहे हैं, या जो आपके मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं वो, या आपका एग्रीकल्चरल टूरिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, या और किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली से जुड़े हुए हैं, वो सभी इसका पार्ट है। नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब इन ट्रांसपोर्ट। ऐसे अलग अलग फील्ड्स के अंदर ग्रीन जॉब्स बताई हुई हैं कौन कौन सी हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे पास, हम पहले बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट थे, जिसमें हम डीजल, पेट्रोल और कोल पर डिपेंडेंट थे। उससे हम जो है सीएनजी, जो कि आपका कम पॉल्यूटेंट जनरेट करती है, उस पर डिपेंड आ गए हैं। या बायो जो आपके इंजन कह सकते हैं कि ऑयल हैं, बायो सीएनजी, बायो मीथेन ऑयल, इनका यूज़ कर रहे हैं। आजकल एक हाइड्रोजन का भी नया कंसेप्ट आया है थोड़ा सा, हाइड्रोजन को एज अ हम उसमें एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हुआ है, चाहे वो साइकिल लेवल पे है, चाहे वो बाइक लेवल पे है, कार लेवल पर है। इवन मेट्रोज वगैरह या ट्रेन वगैरह भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर ही रन कर रही हैं, तो वो चलते हुए धुआं या पोल्यूटेंट कम क्रिएट करती हैं, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गई हैं वो। ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन में ग्रीन जॉब्स क्या होंगी? तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी हमारा पानी बारिश के थ्रू हमें मिलता है उसको हम किस तरीके से बचा के रखें, नहीं बचाएंगे तो वो नदी और नालों के थ्रू समुद्र में जाके मिल जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो हम कैसे उसका यूज़ करें जिस टाइम हमारे पास पानी नहीं है, तो उसके लिए जब हम हार्वेस्ट करेंगे तभी उसको यूज़ करेंगे। तो उसको पर्सनल लेवल पर हम अपने रूफ टॉप में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है बांध वगैरह बना के करती है, या गाँव में या अलग अलग सोसाइटी के अंदर हम अपने देखा होगा छोटे छोटे तालाब बना के किए जाते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स को इजाद करके, उनको प्रमोट करके हम वाटर कंजर्वेशन के अंदर ग्रीन जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो जो लोग इन सब में इन्वॉल्व हैं, जो भाई जो लेबर हमने लगाई है,
किसी तरह का तालाब बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, या आपका कह सकते हैं एक पिट होल बनाने के लिए, जिसमें आपका बिल्डिंग का, सोसाइटी का सारा पानी बारिश का इकट्ठा हो सके। तो जो लोग इसमें इसके डिज़ाइन बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में हैं, या वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करने में हैं, या उसका प्लान बनाने में हैं, तो वो सब आपके क्या हैं, ग्रीन जॉब्स के ही अंडर में आएँगे, ग्रीन वर्कर्स के ही कहलाएँगे। नेक्स्ट है ग्रीन जॉब इन सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एंड विंड एनर्जी तो आपको पता ही है कि ये सोलर की जो एनर्जी है ये अनलिमिटेड है, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए उतना बेहतर है। तो वो जो जो पर्सन्स उसको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो आपके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जो उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो उसके फील्ड टेक्नीशियंस हैं, वो सब आपके ग्रीन जॉब्स में आएँगे। जो आपकी विंड एनर्जी वाले और सोलर एनर्जी के बनाने वाले या उसको मेंटेन करने वाले। नेक्स्ट है ग्रीन जॉब इन इको टूरिज्म। ये थोड़ा-सा नया है। इको टूरिज्म क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट जो आपके ये इको फ्रेंडली जितने भी कह सकते हैं कि अलग-अलग फील्ड्स हैं जो भी हमने डिस्कस की, इन सबको प्रमोट कर रही है। तो अपने लेवल पर भी कर रही है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को भी बोल रही है। तो कहीं न कहीं एक एक नई टर्म्स निकल के आई है इको टूरिज्म, जिसमें आपको जो टूरिस्ट गाइड है, वो हर जगह पर लेकर जाता है अलग-अलग फील्ड में, जहाँ आपको बताता है कि किस तरीके से आप इको फ्रेंडली काम कर सकते हैं, यानी जो एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकता है। यानी अगर आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो कैसे आप इको फ्रेंडली बनाएँगे? अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप कम से कम वेस्टेज कैसे करेंगे? तो जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, प्लास्टिक का कम यूज़ कीजिए, पैकेजिंग जो है आप डबल ट्रिपल यूज़ नहीं करिए, कम से कम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो के अलग-अलग लेवल पर आप किस तरीके से कैसे एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, तो जो आपको उसके बारे में गाइड करेगा, दैट इज़ इको गाइड कह सकते हैं उसको हम। तो ये भी एक नई फील्ड निकल के आई है। ग्रीन जॉब इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता ही दिया। ग्रीन जॉब इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से जो जितना भी कचरा निकलता है, वो हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जी, स्टार्टिंग में हम इसको मैनेज नहीं करते थे, हम इसको लैंडफिल में डाल देते थे, बट सिटीज़ में बड़ी-बड़ी दिक्कत, गाँव में तो अभी भी ऐसे कर देते हैं काफ़ी जगह। शहरों में हम इसको क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर जो हमारा सॉलिड वेस्ट जो तो ऑर्गेनिक होता है, वो तो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो नॉन ऑर्गेनिक है, कैसे हम उसको उसका उसका मैनेज करें, क्योंकि वो उसकी अनलिमिटेड है, वो बढ़ता जा रहा है, तो वो ज़रूरी है, वो सब आपकी ग्रीन जॉब्स में आता है। तो इसमें हम ये भी करते हैं कई बार कि जो ऑर्गेनिक है, उसको हम किसी और दूसरी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, या हम उसको सेग्रीगेट करके जो उसमें से काम की चीज़ें हैं, वो निकाल लेते हैं। किसी तरीके से उसको किसी भी तरीके से रीयूज़ किया जा सकता है, तो वो रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी इस तरीके से जिससे भाई वो नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम करें, जो हमारे घरों से, फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, तो उसमें सारे आपकी वो ग्रीन जॉब्स के अंदर आती हैं। तो इसमें हमारे पास जितने भी म्युनिसिपल वाले हैं, आपके इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में गार्बेज कलेक्शन वाले हैं, या स्ट्रीट स्वीपर्स है, डेड एनिमल्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं, और डेमोलेशन वेस्ट वगैरह हैं, हैज़ार्ड और सीवेज वेस्ट वगैरह मैनेज करते हैं। ये सब लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये सब ग्रीन जॉब ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब आ जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? यानी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके एनवायरनमेंट को हेल्प कर रही है लोकल लेवल पर। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा आपके सिटीज़ में शुरू हुआ है बाइक, आपकी ये जो इलेक्ट्रिक बाइक हैं वो सर्विस प्रोवाइड की गई है। हैंड पावर्ड वाटर पंप है, सोलर लैंप है, स्ट्रीट लाइट है, सोलर बिल्डिंग है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर रही हैं एनवायरनमेंट को, तो वो आपकी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रीन जॉब्स आएँगी। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों ये ज़रूरी है? जैसे हमने बताया कि इससे ग्रीन हाउस गैसेज़ का एमिशन जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन वगैरह किया है, या हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे हमने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करी है, मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओज़ोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमने बहुत ज़्यादा जनरेट करी है। हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारी जो ओज़ोन लेयर है इसको नुकसान पहुँचता है, बट हमने किया है। तो इसको इफ़ेक्ट को कम किया जाए, तो ये हमारा कम किससे हो रहा है? जितनी ज़्यादा ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी, उतनी ज़्यादा हम इन चीज़ों पे जो है काम कर पाएँगे। तो ये हमारा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है इससे। हमने जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का जो बर्निंग है हमारे व्हीकल्स में,
या रेफ्रिजरेंट में या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, सब जगह हमने ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाया है। तो अब कोशिश की जा रही है कि ग्रीन जॉब की हेल्प से हम इनको रिड्यूस कर सके। अलग अलग कंट्रीज ने अपना टारगेट लिया है कि भाई वो क्या कहते हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको इतने साल के अंदर 2050, 2030, 2060 कि भाई इस तक हम खत्म कर देंगे इन पे डिपेंडेंसी, फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करना बंद कर देंगे। जीरो कार्बन एमिशन का एक टारगेट रखा हुआ है, तो वो ग्रीन जॉब की हेल्प से ही होगा। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, वेस्ट को कैसे मिनिमाइज करें और पोल्यूशन को कैसे, यानी हमारे जो भी कोई काम है जो पोल्यूशन जिसमें क्रिएट हो रहा है वही हो तो रहा ही है, तो उसको कैसे मिनिमाइज करें, वेस्टेज कम से कम निकले। रीयूज द स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप मटेरियल जो भी है मार्केट के अंदर उसको रीयूज करें, चाहे उसमें पेपर मिल्स में डैमेज रोल्स जो है कह रहा है वो सेंड बैक टू बिगनिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, उनको दोबारा से भेज के नए बना लिए जाएं, उनको फेंका ना जाए। एंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, भाई कम खराब क्वालिटी का सामान बनेगा तो वो वेस्टेज ही है, तो ना बने, जितना ज़्यादा वेस्टेज हम कम से कम करेंगे उतना बेहतर है। इसी तरीके से वेस्ट को एक्सचेंज करना, यानी एक इंडस्ट्री एक फैक्ट्री के लिए जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है हो सकता है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो, तो ऐसा भी करके हम बहुत सारा जो है कह सकते हैं वेस्टेज बचा सकते हैं, क्योंकि भाई जिसके लिए वेस्टेज है वो इसको कई बार क्या करता है, फेंक देता है, बट दूसरे के पास जिसके लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है वो पहुंचता ही नहीं है, तो हम किस तरीके से उसको एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं ये हमें करना चाहिए। मैनेजिंग ई वेस्ट, जो भी ई वेस्ट है उसको मैनेज करें। हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से वेस्ट निकल रहा है जो खराब हो जाते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हम मोबाइल डिवाइस कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, इन्हें फेंकना पड़ता है, तो इनका ठीक से इनके जो है वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। इको यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करें, ये आजकल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम जो डिस्पोजेबल थे हमारे प्लास्टिक और थर्माकोल के, उसके बेसिस पर हम नेचुरल इको फ्रेंडली जो है डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं आजकल, जिसमें बनाना लीफ, पेपर प्लेट्स वगैरह और आपके यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, कैसे हम ये जो हमारा इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट और रिस्टोर कर सकते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमारे इकोसिस्टम में हम आते हैं, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट आता है, वो हमारा घर, हमारा हमारा हमारी सोसाइटी, हमारा लोकेलिटी, हमारा सिटी एंड हमारी कंट्री सब आ जाती हैं। तो उसके अंदर हमारे इकोसिस्टम में हम ह्यूमन बीइंग आते हैं, इसके अलावा हमारी जो हमारे आसपास जो दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं, इसमें और ह्यूमंस और हाँ, दूसरे जो नॉन ह्यूमंस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं। इसके अलावा हमारा एयर, वाटर, सॉइल, ये सब हमारे इकोसिस्टम में आता है। तो कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें, हमारे जो जो ट्रीज हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारा जो वाटर है आसपास, चाहे वो ग्राउंड वाटर है या किसी तालाब में है या हमारी सॉइल है, तो हम इन सबको कैसे प्रोटेक्ट करें और रिस्टोर करेंगे, हमारे इकोसिस्टम के अंडर में आते हैं ये। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम जो हमारे आसपास कोई तालाब है तो उसमें गंदगी ना फेंकें, तो इस तरीके से हमारे जो आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ना मारें। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। अडेप्टिंग टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करें ताकि हमें डैमेज कम से कम हो। आपने आजकल देखा होगा जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रे गन आ रही है, वाटर स्प्रे गन जगह जगह गवर्नमेंट ने लगाई है, इंस्टॉल की है, जिससे हमारे जो है कम जो है पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के साथ नीचे आ जाते हैं और हमें थोड़ा सा एयर क्वालिटी क्लीन मिल जाती है, या हम एयर प्यूरीफायर वगैरह यूज़ कर लेते हैं अपने घरों में। ऐसे ही पानी के लिए हम एयर अपने पानी को प्यूरीफाई करके यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरीके से इस तरीके से उसको अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमें नुकसान कम से कम हो और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। जो नुकसान हम कर चुके हैं वो कर चुके हैं। दैट्स इट।